हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिएक्शन इंटरमीडिएट का थर्ड लेक्चर देखने वाले हैं और इस थर्ड लेक्चर में रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्ब अनायन या कार्बो अनायन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बोकैटायन डिस्कस किए थे। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जब आता है तो उसे बोला जाता है कार्बोकैटायन, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा, तब कार्बन पे आने वाला है पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपको बोला है कि कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसमें टोटल 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। तो 3 बॉन्ड पेयर बोले तो 6 इलेक्ट्रॉन, उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए मतलब दैट इज द इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। इनकम्प्लीट ऑक्टेट और 3 बॉन्ड पेयर का मतलब होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 120 बॉन्ड एंगल हो जाएगा। ज्योमेट्री कैसी होगी? प्लेनर ज्योमेट्री होगी। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी होता है कार्बोकैटायन का और sp भी होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको दोनों भी एग्जांपल डिस्कस की है, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्टेबिलिटी देखे थे हमने। अब यहाँ पे देखिए स्टेबिलिटी में क्या था कि कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब वो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज अगर कम होगा, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज अगर कम होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो कार्बन पे का पॉजिटिव चार्ज कैसा कम होगा? जब कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े होंगे या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े होंगे उस कार्बन को, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस पर का उतना पॉजिटिव चार्ज कम होगा। पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो हमने बोला है कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो या पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट हो या फिर रेजोनेंस हो, ये सभी के सभी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। इसलिए हमने बोला था कि टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी देन दैट ऑफ द प्राइमरी और प्राइमरी देन दैट ऑफ द मिथाइल कार्बोकैटायन। वेरियस एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए यहाँ पे। और यहाँ पे आज के लेक्चर में बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द कार्बो अनायन, कार्ब अनायन स्टार्ट करने से पहले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे हम कुछ यहाँ पे और कुछ थोड़ा सा टॉपिक बाकी था इससे पहले लेक्चर का, वो डिस्कस करने वाले हैं। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आपको आना चाहिए। अगर आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी समझ में आती है तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म में कोई भी जब रिएक्शन होगी तो जब सबस्ट्रेट पे हम एक रिएजेंट ऐड करेंगे तो वहां पे कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा। इससे पहले मैंने आपको बोला है कि जैसे कि टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड पे अगर हमने बेस डाल दिया, क्या डाल दिया? बेस डाल दिया, तो क्या मिलेगा हमको? वहां पे टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल मिलेगा, क्योंकि उससे इंटरमीडिएट जो मिलेगा दोनों के बीच में वो टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन मिलेगा। और टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनियम क्यों मिलेगा? क्योंकि वो क्या रहता है? स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो यही आपको स्टेबिलिटी समझ में आती है तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आता है। तो देखिए आज के लेक्चर में यहाँ पे स्टेबिलिटी से ही रिलेटेड है। किसकी स्टेबिलिटी? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आने के लिए तो एटम्स का रीअरेंजमेंट भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम का रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे 2 रीअरेंजमेंट है, एक है हाइड्राइड का रीअरेंजमेंट और एक है अल्किल ग्रुप का रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट समझ में आता है, उसकी जगह चेंज कर देना, इस जगह से दूसरी जगह पे चला जाना, उसी को बोला जाता है रीअरेंजमेंट। किसका? एटम और ग्रुप ऑफ एटम का। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट है या फिर अल्किल ग्रुप का रीअरेंजमेंट है। हाइड्रोजन H प्लस नहीं H माइनस उसको बोला जाता है हाइड्राइड। जैसे कि H प्लस हो तो प्रोटॉन बोला जाता है, तो H माइनस हो जाए तो जब हाइड्रोजन एक एटम इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसे क्या बोला जाएगा? हाइड्राइड। और हाइड्रोजन, न्यूट्रल हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर दे दे तो उसे क्या बोला जाता है? प्रोटॉन बोला जाता है, ये आपको पता है। और एक है अल्किल ग्रुप, इनकी शिफ्टिंग पॉसिबल है, इनकी शिफ्टिंग हो सकती है। किस लिए? जस्ट टू एक्वायर द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। कौन एक्वायर करेगा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी? कार्बोकैटायन। तो देखिए यहाँ पे आपको बात समझ में आएगी। पहला है हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या है? हाइड्राइड शिफ्टिंग। हाइड्राइड का मतलब होता है H माइनस आयन, इसे बोला जाता है हाइड्राइड। अब आपको समझ में आएगा। ये वाला कार्बोकैटायन आप ऑब्जर्व कीजिए। अब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन डायरेक्टली दिख रहा है आपको, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो कार्बोकैटायन है ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। ये कौन सा कार्बोकैटायन है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। अगर मान लो मैं क्या करता हूं, ये वाला हाइड्रोजन जो दिख रहा है आपको, ये वाला हाइड्रोजन अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके यहां पे शिफ्ट हो जाए इस तरीके से,
दिख रहा है आपको? ये वाला जो हाइड्रोजन है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे हाइड्रोजन है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या अटैच है यहाँ पे? कार्बन। और कार्बन के पास में क्या है? हाइड्रोजन है। अगर ये वाला हाइड्रोजन इस तरीके से यहाँ पर अगर आ जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो किस तरीके से मिलेगा आपको? देखो यहाँ पे मिलेगा कुछ इस तरीके से मिलेगा स्ट्रक्चर आपको। ये देखिए यहाँ पे होगा, ये होगा मिथाइल, ये दूसरा मिथाइल, और उसके बाद में यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया, और ये लास्ट वाला मिथाइल, ये CH3। यहाँ पे देखिए आप, ये CH3 और ये भी क्या है? CH3। देखिए ये 2 CH3, और ये हाइड्रोजन जो था, ये तो पहला हाइड्रोजन यहाँ पे पहले ही प्रेजेंट था। ये दूसरा हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन अटैच हो गया इस तरीके से, ये वाला हाइड्रोजन। तो इसको क्या बोला जाता है? हाइड्राइड शिफ्टिंग। यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग हुई है, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हुई है, जिससे बोला जाता है हाइड्राइड शिफ्टिंग। अब ये हाइड्राइड शिफ्टिंग होने के बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है, अब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है वो कार्बन डायरेक्टली 1, 2 और 3 से जुड़ा है। मतलब क्या है? ये कौन सा कार्बोकैटायन है? टर्शियरी कार्बोकैटायन है। आपको बात समझ में आ रही है कि सेकेंडरी से टर्शियरी कार्बोकैटायन बना है। अगर टर्शियरी यहाँ पे स्टेबल है, हमको पता है कि टर्शियरी जो है, स्टेबिलिटी हमने देखी है कार्बोकैटायन की, कि टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, ये बात पता है हमको। तो ये टर्शियरी बन सकता है, यहाँ पे सेकेंडरी से टर्शियरी बनेगा, बिल्कुल बनेगा सेकेंडरी से टर्शियरी, क्योंकि सेकेंडरी से ज्यादा टर्शियरी स्टेबल है। तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग पॉसिबल है, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग पॉसिबल है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन है? दैट इज द सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ये भी कौन सा कार्बोकैटायन है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन नहीं है, तो ये वाला हाइड्रोजन, क्या ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकता है? ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकता है? अगर शिफ्ट कर दी हमने तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे मिलेगा हमको, दैट इज द, इस तरीके से ये 3 CH3 हो जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है? 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन चलेगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा इस तरीके से, और इस पर का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पे जो कार्बोकैटायन था वो कौन सा था? सेकेंडरी। अब यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बन गया वो कौन सा है? प्राइमरी। तो ये हाइड्राइड शिफ्टिंग पॉसिबल है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पहले तो स्टेबल था, तो अनस्टेबल क्यों बनेगा? कोई भी भाग दौड़ कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए। तो ये सेकेंडरी का प्राइमरी होगा क्या? नहीं। मतलब यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी क्या? नहीं। आपको बातें समझ में आ रही है? हाइड्राइड शिफ्टिंग कब होगी? प्राइमरी कार्बोकैटायन का कन्वर्शन सेकेंडरी में हो सकता है, क्योंकि ये सेकेंडरी मोर स्टेबल है देन प्राइमरी। सेकेंडरी का कन्वर्शन किसमें हो सकता है? टर्शियरी कार्बोकैटायन में हो सकता है, क्योंकि सेकेंडरी से ज्यादा कौन है? टर्शियरी मोर स्टेबल है। और तीसरी बात यहाँ पे, प्राइमरी का कन्वर्शन किसमें हो सकता है? टर्शियरी कार्बोकैटायन में हो सकता है। लेकिन टर्शियरी का प्राइमरी में, या टर्शियरी का सेकेंडरी में, या सेकेंडरी का प्राइमरी में कन्वर्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग नहीं होगी। तो रिएक्शन में आपको ये भी देखना है कि हाइड्राइड, पूरे मॉलिक्यूल को देखना पड़ेगा आपको कि हाइड्राइड शिफ्टिंग पॉसिबल है या हाइड्राइड शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। तो आपको बातें समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे अगर हाइड्राइड शिफ्टिंग की वजह से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, इसे बोला जाता है हाइड्राइड शिफ्टिंग। देखिए यहाँ पे इसे क्या बोला जाएगा? हाइड्राइड शिफ्टिंग। यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग हुई है। अब उसी तरीके से अल्किल शिफ्टिंग भी हो सकती है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है अल्काइल शिफ्टिंग। अल्काइल शिफ्टिंग यहाँ पे एग्जांपल देखो। अब यहाँ पे ये देखो एग्जांपल, इस एग्जांपल में ये कौन सा कार्बोकैटायन है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। देखो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसे बोला जाता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे अगर यही एग्जांपल है, देखिए हाइड्रोजन का शिफ्टिंग पॉसिबल है कि यहाँ पे? नहीं, वही एग्जांपल लिया है यहाँ पे। यहाँ पे हाइड्रोजन का शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, तो फिर किसका शिफ्टिंग होगा? देखो यहाँ पे मिथाइल का शिफ्टिंग होगा। तो देखो मिथाइल ग्रुप अगर शिफ्ट कर दिया अपन ने यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे मिथाइल अगर शिफ्ट कर दिए तो यहाँ पे कितने मिथाइल बचे? 2। देखो ये कौन सा कार्बन है? क्वाटरनरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है। अब यहाँ से मिथाइल अगर यहाँ पे चले गया तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे ये हो गए 2 मिथाइल, ये पहला मिथाइल हो गया CH3 और ये दूसरा मिथाइल हो गया। यहाँ पे क्या है? नीचे हाइड्रोजन है, दिख रहा है आपको साफ साफ। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैं CH3 लिख देता हूँ डायरेक्ट। ये CH3 तो है, ये क्या है? CH3। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे क्या आ गया? CH3। अब यहाँ का पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे चले गए? यहाँ पे चले गए। यहाँ का पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। अब मुझे बताइए आप, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन का कन्वर्जन किसमें हुआ? टर्शियरी कार्बोकैटायन में हुआ, क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा है,
तो ये कैसा पॉसिबल हुआ है? बाय मिथाइल शिफ्टिंग। इसको क्या बोला जाता है? बाय CH3 शिफ्टिंग। और CH3 शिफ्टिंग को क्या बोला जाएगा यहाँ पे? मिथाइल शिफ्टिंग। तो इस तरीके पॉसिबल है, यहाँ पे हाइड्रेट शिफ्टिंग भी पॉसिबल है और मिथाइल शिफ्टिंग भी पॉसिबल है। आपको समझ में आ रही है बातें? जब स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है तो हाइड्रेट शिफ्टिंग भी पॉसिबल होगी और मिथाइल शिफ्टिंग भी पॉसिबल होगी। तो रिएक्शन में ये भी बातें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिंग एक्सपांशन। क्या आता है? रिंग एक्सपांशन। अगर कार्बोकैटायन स्टेबल बनता है तो वो रिंग को एक्सपांड करके भी स्टेबल बन सकता है। जैसे मैंने आपको बोला है कि हाइड्रेट शिफ्टिंग होने के बाद में कार्बोकैटायन स्टेबल बनता है तो हाइड्रेट शिफ्टिंग होगी। मिथाइल शिफ्टिंग होने के बाद में कार्बोकैटायन स्टेबल बनता है तो भी मिथाइल शिफ्टिंग होगी। अगर रिंग को एक्सपांड करने के बाद में, मतलब एक 3 मेंबर रिंग है वो 4 मेंबर रिंग हो जाए, रिंग एक्सपांड हो गई। 4 मेंबर से 5 मेंबर हो जाए, रिंग एक्सपांड हो गई। 5 मेंबर से 6 मेंबर हो जाए, रिंग क्या हो गई? एक्सपांड हो गई। अगर रिंग एक्सपांड होने के बाद कार्बोकैटायन स्टेबल बनता है तो रिंग क्या होगी? एक्सपांड होगी। और यहाँ पे देखिए आप कि जो 3 मेंबर रिंग है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है देन 4 मेंबर रिंग, और 4 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी कम होती है देन दैट्स 5 मेंबर रिंग, और 5 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी कम होती है देन 6 मेंबर रिंग। मतलब समझो यहाँ पे कि 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों यहाँ पे 3 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी कम होगी? क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाता है? स्ट्रेन आ जाता है। स्ट्रेन बढ़ने की वजह से क्या होता है? स्ट्रेन बढ़ने की वजह से स्टेबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। इसलिए 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। देखिए ये कार्बोकैटायन है, इसको बोला जाता है साइक्लोप्रोपिल मिथाइल कार्बोकैटायन। साइक्लोप्रोपिल मिथाइल कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे इसका, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिंग एक्सपांड होगी। यहाँ पे क्या हो सकता है? रिंग, मैं बता रहा हूं आपको कि कब रिंग एक्सपांड होगी और कब रिंग एक्सपांड नहीं होगी। अगर ऐसा कार्बोकैटायन है, रिंग है, उसके बाद में CH2 है और वो CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग एक्सपांड होगी। मतलब इसका कन्वर्जन किसमें हो जाएगा? ये देखिए ये कार्बन है ना, ये 3 मेंबर रिंग है, 3 कार्बन है, ये कार्बन अंदर आ जाएगा। अंदर आ जाएगा तो कुछ इस तरीके से मिलेगा स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे 4 मेंबर रिंग और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से रिंग एक्सपांड होगी। आपको बात समझ में आ रही? लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने बोला है कि यहाँ पे रिंग एक्सपांड हो रही है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे रिंग एक्सपांड नहीं होगी। यहाँ पे रिंग एक्सपांड नहीं होगी। ये सिचुएशन में भी देखिए आप, यहाँ पे भी रिंग एक्सपांड नहीं होगी, लेकिन ये सिचुएशन में रिंग एक्सपांड होगी। क्योंकि देखिए मैंने बोला है कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये टर्मिनल दिख रहा है आपको, ये कार्बन यहाँ पे आ जाएगा तो फिर 5 मेंबर रिंग आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज रिंग के ऊपर आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज रिंग के ऊपर आ जाएगा तो ये यहाँ पे रिंग एक्सपांशन हो सकती है, यहाँ पे रिंग एक्सपांड हो सकती है। और देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरीके से एक एग्जांपल है हमारे पास, दैट्स एग्जांपल इज 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, और इस तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा? कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे रिंग एक्सपांड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है रिंग एक्सपांड। अगर और एक मिथाइल जोड़ दूं और उसके ऊपर CH2 जोड़ दूं और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दूं तो रिंग एक्सपांड नहीं होगी। तो ऐसे केसेस में देखो मैंने बता रहा हूं, यहाँ पे रिंग एक्सपांड होगी, यहाँ पे भी रिंग एक्सपांड होगी, और यहाँ पे रिंग एक्सपांड नहीं होगी, यहाँ पे रिंग एक्सपांड नहीं होगी, यहाँ पे भी रिंग एक्सपांड नहीं होगी। क्या यहाँ पे रिंग एक्सपांड होगी? देखिए यहाँ पे, क्या यहाँ पे रिंग एक्सपांड होगी? यहाँ पे रिंग एक्सपांड होगी? नहीं होगी यहाँ पे रिंग एक्सपांड, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 मेंबर रिंग नहीं बनेगी, क्योंकि 7 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबिलिटी 6 मेंबर रिंग की होती है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखना है यहाँ पे कि 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। यहाँ पे 60% रिंग एक्सपांड नहीं होती है, 60% चांसेस है कि रिंग एक्सपांड नहीं होगी। कुछ केसेस में रिंग एक्सपांड होती है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए कि 60% अबाउट यहाँ पे रिंग एक्सपांड होने के कोई चांसेस नहीं है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि रिंग एक्सपांशन से भी कार्बोकैटायन क्या हो सकते हैं? स्टेबल हो सकते हैं। तो देखो हमने 3 बातें अभी यहाँ पे डिस्कस की है। हाइड्रोजन हाइड्राइड की शिफ्टिंग से भी स्टेबल होता है, हाइड्रोजन शिफ्टिंग से भी स्टेबल हो सकता है कार्बोकैटायन, मिथाइल शिफ्टिंग से भी हो सकता है और रिंग एक्सपांशन से भी हो सकता है। तो ये सारी बातें आपको रिएक्शन देखते वक्त, रिएक्शन मैकेनिज्म देखते वक्त आपको ये सारी बातें यहाँ पे चेकआउट करनी पड़ेगी, तभी आपको यहाँ पे आप करेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हो। रिएक्शन में आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, छोटी छोटी बातें आपको समझनी पड़ेगी, लॉजिकल बात है। अगर ये बातें आपको समझ में आ रही है तो रिएक्शन मैकेनिज्म आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो रिएक्शन इंटरमीडिएट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है दैट्स कार्ब अनायन या कार्बो अनायन, दैट इज कार्बो अनायन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। अब देखेंगे हम कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कब आता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, दैट इज द सेकंड रिएक्शन इंटरमीडिएट विच इज कॉल्ड एज द
कार्ब अनायन या कार्बो अनायन बोला जाता है जिसको। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बो अनायन इज अ नेगेटिवली चार्ज कार्बन स्पीशीज, नेगेटिवली चार्ज कार्बन स्पीशीज containing how many electron? 8 electron in their valence shell which is called as the कार्ब अनायन या कार्बो अनायन भी बोला जाता है उसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि कार्बो अनायन और कार्ब अनायन कैसा फॉर्म होगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, आपको कार्बन इस तरीके से 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, 4 बॉन्ड फॉर्म कर दिए। और कार्बन एक ऐसे ग्रुप से जुड़ा हुआ है, कार्बन एक ऐसे ग्रुप से जुड़ा हुआ है जो बाहर जाते वक्त अपने इलेक्ट्रॉन भी किसको दे देगा, कार्बन को दे देगा। मतलब समझिए यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड है और एक कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप का है, कोई भी एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम। तो ये यहाँ से भागेगा तो इलेक्ट्रॉन दे के भागेगा। वैसा नहीं, कार्बोकैटायन के जैसा नहीं, वहां पे क्या करता है कि जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन को लेके भागता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को देके भागेगा, गया तो इलेक्ट्रॉन देके जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये किधर आ जाएंगे, टूवर्ड कार्बन आ जाएंगे। अगर टूवर्ड अगर कार्बन आ जाए और ये ग्रुप यहाँ से निकल जाए तो क्या होने वाला है, देखिए आप, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और जब ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है, देखिए यहाँ पे इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। जब हमने ऐसा ग्रुप अटैच किए कि जो यहाँ से लीव हुआ, बाहर निकला लेकिन इलेक्ट्रॉन दे के निकला, तब इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और एक ग्रुप पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, और इस ग्रुप पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब मुझे बताइए कि इस ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिटेन, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन रिटेन कौन करेगा, दैट इज कार्बन। हेटेरोलिटिक फ्यूजन हो रहा है, आपको बात समझ में आ रही है। होमोलिटिक फ्यूजन में फ्री रेडिकल तैयार होते हैं और कार्ब अनायन और कार्बो कैटायन और कार्ब अनायन ये फॉर्म होते हैं हेटेरोलिटिक फ्यूजन से, ये बात आपको पता है। तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन रिटेन किसने किया, कार्बन ने। इसका क्या मतलब है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ग्रुप से ज्यादा है, मतलब ये जो ग्रुप है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैट ऑफ द कार्बन। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि दैट ग्रुप इज ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब अगर कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आना है तो वो ऐसे एटम और ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ा होना चाहिए जो एटम कैसा हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। मतलब उसके कंपैरिजन में कार्बन कैसा होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तभी वो इलेक्ट्रॉन लेगा, कौन, कार्बन। तभी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऐसी स्पीशीज को बोला जाता है कार्ब अनायन। क्या बोला जाएगा, कार्ब अनायन। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लगा सकते हैं हाइड्रोजन लगा सकते हैं, या क्या लगा सकते हैं हम यहाँ पे, दैट इज द मेटल लगा सकते हैं। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और आपको पता है कि मेटल जो है, अल्कली मेटल जो है, सोडियम, पोटेशियम जो है, लिथियम, ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तब ये केसेस में कार्बन पे क्या आ सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए CH3 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इसको बोला जाता है दैट इज मिथाइल कार्ब अनायन। क्या बोलते हैं इसको, मिथाइल कार्ब अनायन। उसी तरीके से देखो यहाँ पे मिथाइल कार्ब अनायन, मिथाइल कार्ब अनायन। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे CH3 बॉन्ड CH2 यहाँ पे आ जाए, इसको क्या बोलोगे आप, दैट इज इथाइल कार्ब अनायन, इथाइल कार्ब अनायन। उसी तरीके से CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, इस कार्बन पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकालेंगे H, और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इसको बोला जाता है आइसोप्रोपिल। क्या बोलोगे आप, आइसोप्रोपिल, इसको बोलोगे आइसोप्रोपिल कार्बन अनायन। तो ये कुछ एग्जांपल्स है किसके, कार्बन अनायन के। जब कार्बन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव चार्ज आता है, इसको बोला जाता है कार्ब अनायन। अब यहाँ पे देखिए कि स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो पहले तो यहाँ पे देखिए, मैंने बोला है कि इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल्स। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर देते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स डिस्कस करते हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्ब अनायन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, उसे बोला जाता है कार्ब अनायन। तो क्या होगा, कार्बन यहाँ पे देखिए आप, 3 बॉन्ड है, यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, और एक क्या है यहाँ पे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है यहाँ पे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ना आप, यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे इसके 3 बॉन्ड थे, 3 बॉन्ड पेयर, और ये बॉन्ड टूटने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इस तरीके से हमने बता दिया उसको। तो ये 3 बॉन्ड पेयर और ये 3 बॉन्ड पेयर, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और एक इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की पेयर, एक इलेक्ट्रॉन की पेयर, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए।
3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर मान लो, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, एलपी प्लस बीपी इज इक्वल टू कितना हो गया 4, एलपी प्लस बीपी इज इक्वल टू 4, तो क्या हो जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन लोन पेयर आने की वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाएगा लाइक दैट अमोनिया, तो इसको बोला जाता है कैसी ज्योमेट्री, पिरामिडल। क्या बोलोगे आप इसको, इसका जो शेप रहेगा वो कैसा रहेगा, अमोनिया की तरह रहेगा, दैट इज लाइक दैट पिरामिडल। ध्यान में रखना पिरामिडल होगा तो आपको पता है बॉन्ड एंगल कितना होता है, दैट इज द 107 डिग्री। कितना होता है 107 डिग्री, अमोनिया की तरह ही होता है। इसमें एक लोन पेयर आ गई, लोन पेयर बोले तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई, तो रिपल्शन की वजह से बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल, रेगुलर बॉन्ड एंगल जो कि 109.28 मिनट होता है उससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 के अलावा sp2 भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है और sp भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, किसका, कार्ब अनायन का। तो देखिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ विच आयन, कार्ब अनायन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज में भी, देखिए यहाँ पे में भी sp3, sp2 और क्या हो सकता है sp भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। तो दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्ब अनायन में भी sp3, sp2 और दी sp। तो sp3 कब रहेगा, देखिए यहाँ पे अगर एग्जांपल लिए हमने यहाँ पे, तो ये केसेस में क्या होगा cs3 बॉन्ड cs2, ये केस में क्या होगा sp3 होगा। मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बता दूं तो क्या हो जाएगा, देखो cs2 डबल बॉन्ड ch और यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, दिख रहा है आपको, क्या हो जाए नेगेटिव चार्ज। तो ये केसेस में क्या हो जाएगा, दैट इज द sp2। और अगर हम एक हाइड्रोजन और निकाल देंगे तो ch डबल बॉन्ड नहीं ट्रिपल बॉन्ड देना पड़ेगा हमको, और इस कार्बन में क्या आ जाए नेगेटिव चार्ज, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। ये बात भी ध्यान में रखना है कि हमने बोला था कि कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp हो सकता है, लेकिन कार्ब अनायन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी होगा। देखिए एग्जांपल sp2 भी हो सकता है और sp भी हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन। आपको बातें समझ में आ गई होगी। दिस आर द हाइब्रिडाइजेशन एंड दिस आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द कार्ब अनायन। और कार्ब अनायन फॉर्म बाय हेटेरोलिटिक फ्यूजन, हेटेरोलिटिक फ्यूजन से ही फॉर्म होगा। और व्हेन the carbon is attached to the less electronegative atom, then the pair of electron is shifted toward the carbon, then a species is generated, that species which is called as the carb anion species। और ये कुछ एग्जांपल्स भी है और हाइब्रिडाइजेशन भी देख लिए हमने यहाँ पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है कि दैट इज द स्टेबिलिटी क्या होती है। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन। अब यहाँ पे देखिए आप, ये कार्बन है हमारे पास जिसके टोटल कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, जिसपे कितना, कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अगर हम क्या करते हैं, अगर इसको, इस कार्बन को जो बॉन्ड 3 बॉन्ड छूटे हैं, इसको हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगाते हैं, क्या लगाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब मुझे बताइए इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, क्या है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। अगर इसके ऊपर अपन और भी इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करेंगे तो इलेक्ट्रॉन लेगा क्या, नहीं लेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले ही तो उसका पेट भरा हुआ है। और ज्यादा खाएगा तो क्या हो जाएगा, ज्यादा खाएगा इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता किसी भी हालत में, पहले ही तो यहाँ तक भरा है उसका पेट। आपको बात समझ में आ रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन किसी भी हालत में नहीं लेगा, पहले ही उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसमें मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। हाँ इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। तो अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर लगा देता हूं, यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा देता हूं, तो वो कार्ब अनायन को क्या बनाएंगे, अनस्टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अनस्टेबल, मतलब स्टेबल बनाएंगे क्या, उसको नहीं बनेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्ब अनायन को क्या बनाने वाले हैं, अनस्टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अनस्टेबल, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और बढ़ाएगी। तो हमको अगर कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी अगर बढ़ानी है, कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी बढ़ानी है, तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है उसका नेगेटिव चार्ज क्या करना पड़ेगा, हमको कम करना पड़ेगा। उसके ऊपर पहले ही तो बहुत ज्यादा बोझा है, वो बोझे को, नेगेटिव चार्ज का बोझा अगर हम कम करते हैं तो वो क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। आपको बात समझ में आ रही है। मतलब उसका चार्ज हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा।
या डिस्पर्स करना पड़ेगा। आपको बातें समझ में आ रही है? डिस्पर्स करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फैला देंगे हम उस चार्ज को, तो वो क्या बनेगा? स्टेबल बनेगा। तो क्या लगाना पड़ेगा? कौन से ग्रुप लगाना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करने वाले हम, अब इस कार्बन पे जिसपे पॉजिटिव चार्ज नहीं, सॉरी नेगेटिव चार्ज है, उसको ऐसे ग्रुप लगाएंगे जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, या इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? विड्राई करेंगे। तो ऐसे ग्रुप को क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप इस कार्ब अनायन को क्या बनाएंगे? स्टेबल बनाएंगे। आपको बातें समझ में? सीधी सिंपल सी बात है कि इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप अटैच करता हूं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। पहले ही तो उसका पेट भरा है, अब क्या है, बेचारा मर जाएगा वो तो। सो दैट इज द यहाँ पे तो क्या होगा? ये अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप अगर हम उसको अटैच करते हैं तो वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप स्टेबलाइज दी, इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप स्टेबलाइज दी कार्ब अनायन। अब इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप स्टेबल करेंगे किसको? कार्ब अनायन को। तो कार्ब अनायन स्टेबलाइज बाय इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप। और ये किससे पॉसिबल है? यहाँ पे देखिए, एक तो क्या हो सकता है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। दैट इज द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से होता है, या तो फिर किसकी वजह से होगा? माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप की वजह से, इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप की वजह से होता है। या तो फिर क्या बोलोगे आप? या तो बोलोगे माइनस एच, या फिर क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो? एक जगह पे उसका जो कॉन्सेंट्रेशन था, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन एक जगह पे था उसको क्या कर दो? कम कर दो। तो उसको क्या बोलोगे हम? डीलोकलाइजेशन। तो क्या बोलोगे आप इसको? डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज और डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। तो ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं? स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। समझ में आ रही है बात है आपको? तो दिस आर द कार्ब अनायन। आप स्क्रीनशॉट लिए, हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। अब देखिए, पहले एग्जांपल्स में यहाँ पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा? डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये कम मतलब इससे कम स्टेबल होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी। और सबसे कम इसमें टर्शियरी स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 3 मिथिल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उसकी और बढ़ा रहा है। और मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अभी पढ़ा है हमने, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन एंड इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। देखिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप भी नहीं है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप है, तो मतलब ये वाली इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप लगाने के बाद इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे कितना है? 1 है। यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप है? 2 है, तो स्टेबिलिटी और बढ़ेगी। यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे और भी, यहाँ पे 3 हो गए तो स्टेबिलिटी और बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को विड्राइव करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, मतलब इस कार्बन पर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे? कम करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आपको बात समझ में आ रही है? ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। देखो, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज द स्टेबिलिटी और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अब यहाँ पे देखिए, रेजोनेंस भी स्टेबलाइज, रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन क्या करता है? इंक्रीज करता है। यहाँ पे देखिए, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से यहां नहीं जाएंगे, क्योंकि इस कार्बन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है। अब वो एक बॉन्ड और थोड़ी ना फॉर्म करेगा, मतलब तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके। तो फिर क्या होने वाला है? ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। तो ये बॉन्ड अंदर का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा हमको। देखिए आप, यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलने वाला है। यहाँ पे हो गया दैट इज डबल बॉन्ड CH2। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा? देखिए, ये डबल बॉन्ड तो एज इट इज है, एज इट इज एक्सिस्ट कर रहा है। ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे चले जाएगा एडजेसेंट पोजीशन पे, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा एज इट इज। देखो यहाँ पे ये तो बाकी का एज इट इज ही है। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड CH2 हमने लिख दिया, और यहाँ पे नया बॉन्ड बना है, दिख रहा है आपको? नया बॉन्ड बना है। यहाँ पे क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, ये डबल बॉन्ड का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। तो हम क्या करते हैं, ये नीचे बना लेते हैं थोड़ा सा। ये स्ट्रक्चर नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, लास्ट स्ट्रक्चर है। अब देखिए, ये इस तरीके से होगा। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड CH2 मैं थोड़ा सा इधर ड्रॉ कर देता हूँ। दैट इज, ये हो गया इस तरीके से एज इट इज स्ट्रक्चर। ये डबल बॉन्ड
CH2 हो गया, डबल बॉन्ड CH2 हो गया, यहाँ पे बॉन्ड बना है, यहाँ पे नया बॉन्ड बना है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ये फिर से वापस चले जाएगा, मतलब हमको ओरिजिनल स्ट्रक्चर मिलेगा। तो यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर मिल रहे हैं हमको? 4, 1 2 3 और ये 4। इन्हें बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इनको? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो ये इलेक्ट्रॉन को कितना घुमा रहे हैं इस तरीके से। इलेक्ट्रॉन को घुमाने के बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, कार्बन आएगी। तो ये बात हो गई आपकी। यहाँ पे देखिए मैंने 3 निकाले कंपाउंड, A, B और ये C। यहाँ पे देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये यहाँ पे आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा, CH2 यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2। कुछ इस तरीके से मिलेगा, दिख रहा है आपको? कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब यहाँ पे पिछले स्ट्रक्चर में देखिए आप कैसा होगा। सॉरी, ये कार्बन नेगेटिव है, ये नेगेटिव यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर चले जाएगा। मतलब हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा? CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड O नेगेटिव और यहाँ पे मिलेगा डबल बॉन्ड CH2। अगर हमको पूछा गया कि ये 3 कंपाउंड में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, 3 कंपाउंड में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, तो ऑब्वियसली A की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि A में क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है, तो A की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी सबसे। अब हमको रिलेट करना है कि B में और C में। तो देखिए यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस में पहले स्ट्रक्चर में कार्बन पे ही नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे ही नेगेटिव चार्ज है। दूसरे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। लेकिन इस केस में देखिए आप, जहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो आपको पता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से कीप कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को अच्छे से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी उनकी ज्यादा होती है और कार्बन इलेक्ट्रॉन को नहीं पकड़ सकता, ज्यादा देर तक की कीप नहीं कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता। तो देखिए यहाँ पे कि ये जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से C इज मोर स्टेबल दैन दैट ऑफ B। क्या होने वाला है? B होने वाला है। आपको बात समझ में आ गई? यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन की कार्बन की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी कम है, इस वजह से ये जो है ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा दैन दैट ऑफ दी C, क्योंकि C में किस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है? ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है? ज्यादा है। इस वजह से C इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ दी B और A सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि उसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे दिख रहा है आपको 3 कार्बन आयन दिख रहे हैं। इनकी स्टेबिलिटी पूछा है हमको कि मोर स्टेबल कौन रहेगा। तो सबसे पहले देख लीजिए कि ये जो है ये sp हाइब्रिडाइज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है और ये sp3 हाइब्रिडाइज है। और इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 50% है, इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 33% है, इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 25%। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। वही तो कंसेप्ट है यहाँ पे। देखिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होगी? यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ क्या होगी? स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन इंक्रीजेस। मतलब sp हाइब्रिडाइज कार्ब अनायन मोर स्टेबल रहेगा देन sp2 देन दैट ऑफ दी sp3 रहेगा। तो ये भी बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये वाला जो कार्बन आयन है CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, ये बहुत ज्यादा स्टेबल रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल्स है। यहाँ पे 3 है A B C। यहाँ पे कोई निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट नहीं हो रहा है, रेजोनेंस भी नहीं हो रहा है या मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। उल्टा तो यहाँ पे देखो ये 2 अल्किल ग्रुप है, तो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इसको अनस्टेबल बना रहे हैं। मतलब ये क्या रहेगा? अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, मतलब लीस्ट स्टेबल रहेगा। स्टेबल रहेगा क्या? नहीं, ये क्या रहेगा? लीस्ट स्टेबल। यहां तक कि ये एग्जिस्ट भी नहीं करेगा, यहां तक कि ये A वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो रहा है रेजोनेंस, यहाँ पे क्या हो रहा है? रेजोनेंस। यहाँ पे कितने बार रेजोनेंस हो रहा है? 2 बार रेजोनेंस हो रहा है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे डबल रेजोनेंस हो रहा है। तो ये क्या होगा? यहाँ मोस्ट स्टेबल। ये क्या होगा? यहाँ पे मोस्ट स्टेबल। मतलब ऑर्डर अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा? ये वाला रहेगा। और उससे कम कौन सा रहेगा? ये वाला। और सबसे कम कौन रहेगा? ये। तो मैंने लीस्ट स्टेबल लिख दिया, मोस्ट स्टेबल लिख दिए, तो मामला ही खत्म हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल कुछ ये है। अब यहाँ पे देखिए ये CH2 पे नेगेटिव चार्ज है, ये CH2 का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा रेजोनेंस में, इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? तो ये स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या हो?
यहाँ पे क्या होगा, 2 बार होगा, ये देखो यहाँ पे 2 बार नेगेटिव चार्ज ऊपर चले जाएगा ऑक्सीजन पे, दिख रहा है आपको, 2 बार नेगेटिव चार्ज कहां पे चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, देखो यहाँ पे 3 बार नेगेटिव चार्ज ऊपर जाने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है, जिस कार्बन को क्या जुड़े हुए हैं, जिस कार्बन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो डायरेक्टली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच है, तो इस पर का पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये भी कार्बन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो आपको बात समझ में आ गई यहाँ पे कि ये ज्यादा स्टेबल रहने वाला है देन दैट दिस, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा, ये रहेगा। इसमें बहुत ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देखो 3 है ऑक्सीजन एटम, जिस कार्बन पे, सॉरी यहाँ पे क्या होना चाहिए था, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे एक और बात समझिए आप कि जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे देखिए आप, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उसके पास में जो हाइड्रोजन है, उसके पास में जो हाइड्रोजन है वो होते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। कौन से होते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। ये बात ध्यान रखना कि ये जो हाइड्रोजन है इसे बोला जाता है एसिडिक हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे ये एसिडिक हाइड्रोजन की एसिडिटी कब बढ़ती है, जब इस कार्बन को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ज्यादा अटैच हो जाए, और ज्यादा अगर अटैच हो जाए तो एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी तो आपको बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, एसिडिटी अगर बढ़ेगी तो वहां पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ेगी। मतलब सुन लीजिए यहाँ पे, इफ द एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रिएक्शन मैकेनिज्म में काम में आने वाली चीज है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने कोई एग्जांपल बताया था, ये देखिए यहाँ पे, ये कौन सा एग्जांपल है, CCl3 माइनस, ये क्या हो गया, CCl3 माइनस। एक्चुअली क्या करते हैं, रिमर-टाइमर रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म CHCl3 पे क्या डालते हैं, बेस डालते हैं, NaOH डालो या KOH डालो, तो ये फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं दैट इज द ट्राइक्लोरोकार्ब अनायन। ट्राइक्लोरोकार्ब अनायन जो फॉर्म होता है रिमर-टाइमर रिएक्शन में फॉर्म होता है। इसके पास जो हाइड्रोजन था वो मोर एसिडिक था, इसलिए इसका कार्बन आयन कैसा रहेगा, मोर स्टेबल रहेगा। क्या रहेगा, मोर स्टेबल। ये बात ध्यान में रखना, आगे के एग्जांपल में हम देखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म जब आएगा, या फिर कुछ एग्जांपल जब आएगा डिस्कस करेंगे तो बिल्कुल देखेंगे। तो ये बात ध्यान में रखिए आप कि एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। जितना ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन एटम होगा उतनी ज्यादा कार्बन आयन की क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। मतलब ये कब देखते हैं हम, जब हम कोई रिएजेंट पे, कोई सबस्ट्रेट पे रिएजेंट डालेंगे, मतलब जब रिएक्शंस करेंगे हम रिएक्शन मैकेनिज्म में। मैं एग्जांपल भी लूंगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब इसके आगे और कुछ एग्जांपल देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पे लास्ट में कुछ एग्जांपल्स है, यहाँ पे देखिए, ये है दैट इज द, इसको बोला जाता है बेंजिल कार्बन आयन, और दैट्स डायफिनिल मिथिल कार्बन आयन, ये दैट इज ट्राइफिनिल मिथिल कार्बन आयन। इस तरीके से कार्बन आयन है। अब यहाँ पे देखिए कि जो ट्राइफिनिल है इसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा, अगर हम जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इससे पहले ही हमने यहाँ पे देखे कि इसके टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। इसके आप निकालोगे तो कितने हो जाएंगे, टोटल 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे। और इस कंपाउंड के टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 10। इसलिए जिसके ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी देन दैट ऑफ दिस 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी देन 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले के। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इस तरीके से ये जो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी इससे, और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी इससे। और यहाँ पे देखिए कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होती है वो किसकी होती है, एरोमेटिक। किसकी होती है, एरोमेटिक। ये यहाँ पे सबका बॉस है, सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होगी वो किसकी होगी, एरोमेटिक की होगी। अगर आपको नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक दिया गया है तो सबसे पहले आप देखोगे कि एरोमेटिक, और एरोमेटिक अगर बनता है वो किसी ट्रांसफर से या किसी एटम के लेने से या एटम से देने से, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए कि क्या होने वाला है, दैट इज द एरोमेटिक की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी रहेंगी देन बेंजीन। और बेंजीन में भी देखो यहाँ पे कि टर्शियरी बेंजीन की ज्यादा रहेंगी देन सेकेंडरी बेंजीन दैट ऑफ दी प्राइमरी बेंजीन। अब यहाँ पे उल्टा कंसेप्ट मत लगा देना कि जैसा जिस तरीके से टर्शियरी एल्किलाइड, प्राइमरी एल्किलाइड, सेकेंडरी एल्किलाइड, तो यहाँ पे बेंजीन में अभी बताया यहाँ पे कि टर्शियरी की ज्यादा रहेंगी देन सेकेंडरी, क्योंकि ये आपको पता है ये कैसा है, दैट इज ये है टर्शियरी, ये कैसा है सेकेंडरी, और ये कैसा है यहाँ पे प्राइमरी। टर्शियरी बेंजीन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन दैट ऑफ दी प्राइमरी। और देन
इसकी बेंजीन से कम किसकी रहेंगी, एलिल की। बेंजीन से कम किसकी रहेंगी, एलिल की। और एलिल से कम किसकी रहेंगी, इस ग्रुप की रहेंगी। इस ग्रुप से देखो sp हाइब्रिडाइज, यहाँ पे क्या है sp2 हाइब्रिडाइज, बाद में आते हैं अल्किल। और अल्किल में भी पहले आएगा मिथाइल आएगा, पहले क्या आएगा, मिथाइल। मिथाइल के बाद में इथाइल, बाद में सेकेंडरी, बाद में टर्शियरी, मतलब सबसे आखिर में लीस्ट स्टेबल कौन हो जाएगा, टर्शियरी अल्किल आएगा। टर्शियरी अल्किल का कार्बन आयन लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल्स हैं। मैंने आपको बोला है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे कार्बन आयन को, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देखो इधर जाएगी तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे, क्योंकि यहाँ पे भी तो क्या होगा, रेजोनेंस। अभी बोला है कि चार रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इससे ज्यादा स्टेबल होगा। और इस केस में क्या आने वाला है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है ना, तो स्टेबलाइज करेगा ना। तो यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है मिथिल, तो ये इलेक्ट्रॉन ये देना चाहेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ये भी तो रिलीज करेगा, ये भी तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ तक क्या आएंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे, तो यहाँ पे डिस्टेबलाइज करेगा, तो ये इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसकी ज्यादा टेंडेंसी, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन देगा, इस तरीके से देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको भी क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। मतलब सबसे कम स्टेबल कौन रहेगा, ये रहेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल ये रहेगा, सबसे कम लीस्ट स्टेबल ये वाला रहेगा। आपको बातें समझ में आ रही है यहाँ पे। इस तरीके से क्या देखा जाती है, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्ब अनायन और कार्बो अनायन। तो दिस आर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन और कार्बनियन आयन। अब यहाँ पे देखिए हमने कार्बन आयन देखा है, उसका हाइब्रिडाइजेशन देखा है, उसका स्ट्रक्चर देखा है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इलेक्ट्रॉन देना चाहेगी, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसको डिस्टेबलाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। तो ये सारी बातें हो चुकी है हमारी यहाँ पे। तो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है जिसको अडैप्टिव फ्री रेडिकल डिस्कस करेंगे। और फ्री रेडिकल आपको पता है होमोलिटिक फिजन से प्रिपेयर फॉर्म होते हैं, उसे बोला जाता है फ्री रेडिकल। आप नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम फ्री रेडिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।